बीए भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत हम आज बताएंगे प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र। प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र गुरुओं के विशाल आश्रम होते थे। रामायण, महाभारत तथा अन्य लौकिक काव्यों के अनुशीलन से पता चलता है कि उस समय ब्रह्मऋषि कण्वाश्रम, वाल्मीकि आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, जाबाली आश्रम, भास्कर वर्मन का आश्रम आदि अनेक प्रसिद्ध आश्रम थे, जिनमें शस्त्र एवं शास्त्र विद्या के साथ ही सभी तरह की कला विद्या का अध्यापन करवाया जाता था। गुप्त युग से पूर्व भारतवर्ष में अनेक ऐसे शिक्षा केंद्र थे जिनमें आज के विश्वविद्यालयों की तरह शिक्षा व्यवस्था होती थी। इसके प्रमाण रूप में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला एवं वल्लभी का नाम आज भी आदरपूर्वक लिया जाता है। इन शिक्षा केंद्रों की प्रामाणिकता केवल ऐतिहासिक प्रमाणों से ही सिद्ध है। यहाँ इनके विषय में अपेक्षित संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है। प्रथम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा बौद्ध महाविहार के नाम से प्राचीन काल में शिक्षा का एक सुव्यवस्थित केंद्र लगभग 5वीं शताब्दी में विद्यमान था। इस अध्ययन केंद्र को निर्मित करने में गुप्त नरेश कुमार गुप्त ने पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्रदान किया। कुमार गुप्त के कतिपय शिलालेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है, चूँकि नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र रहा था, अतः इस महाविहार में अनेक आचार्य बौद्ध ही थे। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का माध्यम होने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति शीघ्र ही विश्व भर में व्याप्त हो गई। पुरातत्व विभाग द्वारा नालंदा की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह जाना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय 1 मील लंबे एवं आधा मील चौड़े क्षेत्र में निर्मित था। इसमें 4 खंड थे: प्रवचन केंद्र, पुस्तकागार, अध्ययन केंद्र एवं छात्रावास। अध्ययन केंद्र में 300 कक्ष थे तथा प्रवचन केंद्र में 7 बड़े कक्ष विद्यमान थे। छात्रावासों में कक्षों की संख्या 1000 से ऊपर थी, जबकि पुस्तकागार 100 बड़े कमरों से व्यवस्थित था। इस शिक्षा केंद्र के खर्च के लिए 100 गांव दान रूप में प्राप्त थे। नालंदा महाविहार में छात्रों व भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी। छात्रों के प्रवेश हेतु दोहरी परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रणाली प्रचलित थी। नए प्रवेशार्थी छात्र को प्राथमिक तौर पर द्वारपाल द्वारा परीक्षित किया जाता था। बाद में विद्वान आचार्य उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति की परीक्षा मौखिक रूप में लेते थे। इसके पश्चात साक्षात्कार होता था। इस प्रणाली के कारण कम संख्या में ही छात्र प्रविष्ट हो जाते थे। चीनी यात्री त्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि नालंदा में 3000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इन विद्यार्थियों में अधिकतर बौद्ध धर्म एवं दर्शन में दीक्षित थे। बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त यहाँ वेद वेदांगों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के पुस्तकालय में 400 संस्कृत ग्रंथों की पांडुलिपियाँ थीं। पुस्तकालय के 3 प्रभाग थे: रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। पुस्तकालय भवन में प्रांगण था जहाँ बैठकर अध्ययन या स्वाध्याय किया जा सकता था। बौद्ध धर्म की प्रधानता के कारण पाली भाषा का अध्ययन यहाँ अनिवार्य था। चीनी यात्री रेन-सांग स्वयं नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य रहे थे। उन्होंने लिखा है कि नालंदा महाविहार में लगभग 1500 शिक्षक थे। इनमें लगभग 1000 आचार्य सूत्र निकायों में दक्ष थे, जबकि 500 आचार्य वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वेदांग आदि विषयों में निपुण थे। शिक्षा के कुल विषय 14 थे। व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। नवीन पुस्तकों की रचना एवं अनुवाद करने के लिए गुप्त राजा यहाँ के जिज्ञासु एवं कर्तव्यनिष्ठ छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। हेन-सांग के समय नालंदा में लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो चीन, तिब्बत, कोरिया, तुखार आदि देशों से आते थे। लगभग प्रतिदिन 100 आख्यानों का आयोजन होता था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथों का पारंपरिक अध्ययन का यह श्रेष्ठ केंद्र था। नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि महायान विचारकों ने यहीं रहकर अपने चिंतन को प्रस्तुत किया। हेन-सांग के समय में धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, आर्यदेव, दिंगनांग आदि आचार्य यहाँ लब्ध प्रतिष्ठित थे। कुलपति शीलभद्र का व्यक्तित्व विशिष्ट सम्माननीय था। नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी में विधर्मी आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा संपूर्ण नष्ट कर दिया गया। दूसरा विश्वविद्यालय था तक्षशिला।
तक्षशिला भी प्राचीन भारत के इतिहास में शिक्षा के महनीय केंद्र के रूप में विख्यात था। वैदिक काल के तथ्यों से यद्यपि तक्षशिला के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तथापि बौद्ध युग के अनेक ऐसे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं जिनसे तक्षशिला के गौरव का पता चलता है। बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों, त्रिपिटक की टीकाओं एवं अट्टकथाओं में भी तक्षशिला विषय के उल्लेख मिलते हैं। इनसे हमें यह जानने को मिलता है कि उस समय बनारस, राजगृह, मिथिला एवं उज्जैनी आदि देशों से शिक्षार्थी तक्षशिला में अध्ययनार्थ थे। तिलमुष्टि जातक ग्रंथ के उल्लेखानुसार तक्षशिला में शिक्षार्थी कठोर अनुशासन में रहते थे। शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड दिया जाता था। राजकुलों के जातक भी यहाँ शिक्षा केंद्र हेतु आते थे। उनका जीवन सामान्य शिक्षार्थियों के समान ही था। कुछ जातक ग्रंथों से यह भी जान पड़ता है कि विश्वविद्यालय आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, विधिशास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र विषयों के विशेष अध्ययन केंद्र था। तक्षशिला के स्नातकों का भी संस्कृत साहित्य में अनेक उल्लेख उपलब्ध होता है। कौशलराज प्रसेनजित, बंधुल, लिच्छवंशीय महाबली, जीवक, शाल्यक, अंगुलीमान, चाणक्य आदि विद्वान यहाँ के स्नातक रहे। बौद्ध अवदान ग्रंथों के उल्लेखानुसार तक्षशिला में 3 वेदों तथा 18 विद्याओं के अध्ययन की सुव्यवस्था थी। 3 वेद प्राय वेद त्रयी के लिए कहा जाता है तथा 18 विद्याएं निम्न प्रकार गिनाई जाती थी: आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तविद्या, अश्वविद्या, व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष, गणना, संख्यांक, वाणिज्य, सर्पविद्या, मंत्र तंत्र विद्या, नृत्य, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य, लौकिक साहित्य। कर्मकांड विषय का अध्ययन तंत्र विद्या के अंतर्गत ही आता है, किंतु इस पर इतना अधिक जोर नहीं डाला जाता था कि उसका जीवन या व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़े। यही कारण था कि कर्मकांड के लिए वाराणसी की अधिक ख्याति थी। तक्षशिला में स्नातकों का विषय विभाजन क्रम से गुरुकुल में आवास व्यवस्थित किया गया था। यहाँ लगभग 60 गुरुकुल थे, जिनमें प्रत्येक गुरुकुल में 500 छात्र होते थे। इन गुरुकुलों का एक केंद्रीय कार्यालय भी था। उसका अध्यक्ष आज के विश्वविद्यालयों के कुलपति की भांति माना जाता था। तृतीय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय भी प्राचीन भारत के उल्लेखनीय शिक्षा केंद्रों में से था। इसकी अवस्थिति बिहार प्रांत में भागलपुर से 24 किलोमीटर दूर पाथर घाट की पहाड़ी में थी। इस विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंशीय सम्राट धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। इस विश्वविद्यालय में 108 मुख्य कक्ष तथा 300 के लगभग व्याख्यान कक्ष थे। तत्कालीन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ लगभग 650 अध्यापक आचार्य थे। यहाँ भी प्रवेश परीक्षा द्वारा ही शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाता था। बौद्ध धर्म के महायान तंत्र का विशेष अध्ययन यहाँ पर ही कराया जाता था। यह विश्वविद्यालय 8वीं सदी से 12वीं सदी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। बौद्ध धर्म की दीक्षा हेतु यहाँ तिब्बत से अनेक विद्यार्थी आते थे। यहाँ के स्नातकों में तथागत, रक्षित, दीपंकर, ज्ञानपाद, लीलावज्र, विरोचन, बोधिभद्र, श्रीज्ञान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से तथागत व दीपंकर ने चीन में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। 12वीं शताब्दी के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यहाँ लगभग 3000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे तथा इस विश्वविद्यालय में इतना विशाल सभा भवन बनवाया गया था जिसमें 8000 छात्र एक साथ बैठ सकें। खेद का विषय है कि सन 1203 में इस शिक्षा केंद्र को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। धन्यवाद।